वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सर दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास एग्रीकल्चर का फसल उत्पादन से अध्याय नंबर 6। इसका नाम है सामान्य फसलें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इस अध्याय का सबसे अंतिम और लास्ट टॉपिक होगा। इसमें आज हम लोग देखेंगे गन्ने की पेड़ी के बारे में। आज पूरा डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के अंतर्गत ये हमारा 6वां नंबर का वीडियो होगा, जिसमें आज हम लोग गन्ने की पेड़ी के बारे में पूरा डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं कि गन्ने की पेड़ी क्या होते हैं, उसमें से किस तरह से फसल प्राप्त किया जाता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं गन्ने की पेड़ी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं गन्ने की पेड़ी। अब इससे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा क्या, गन्ने। दूसरा आएगा इसमें पेड़ी। तो गन्ना और पेड़ी ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि जब हम लोग खेतों में गन्ने को जब डालते हैं तो गन्ने का जो पौधा है वो बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, जब उसको डालेंगे तो बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद बहुत सारे उसमें शाखाएं आते हैं। शाखाएं आने के बाद हमको जब उसकी उपज सही से प्राप्त हो जाए, अर्थात वो जो है कटाई के लायक जब हो जाते हैं, तो कटाई जब किया जाता है तब क्या करते हैं, ये हो गया हमारा जमीन हो गया। जमीन के ऊपर हमारे पास कुछ इस तरह से गन्ने के पौधे यहाँ पर ऐसा लगे हुए हैं। तो हमने क्या किया, कटाई किए, लेकिन कहाँ से कर दिए, यहाँ से इसको कटाई करके हटा दिए। मतलब जब हमने कटाई किया तो ये जो है इतना भाग, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो इतना भाग है वो यहाँ पर भूमि में बच गया। इतना भाग यहाँ पर बच गया। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ये पूरा से इसमें क्या हो गया है, बच गया है। और जो हमारा ये जो उपज हमारा ये प्राप्त हो गया, इसको हमने बेच दिए। ठीक है, और ये हमारा जो है फिर से बचा हुआ है। तो ये जो शेष अवशेष उसका जो बचा हुआ भाग है, यही कहलाता है उसकी पेड़ी। यही कहलाता है क्या, उसकी पेड़ी। तो इसी को बोलते हैं गन्ने की पेड़ी कहते हैं। जैसे कि अगर धान के केस में अगर बोला जाए तो उसमें क्या कहलाता है, टूट कहलाता है। ठूट कहते हैं, टूट बोलते हैं। ठीक है, इसमें से उसमें, और आम भाषा में छत्तीसगढ़ी में उसको बोलते हैं नरई करके बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से गन्ने का जो अवशेष, अवशेष नहीं बोल सकते, गन्ने का जो शेष तना वाला जो भाग रहता है, कटाई होने के बाद जो शेष भाग जो बच जाता है, उसको बोलते हैं इसमें गन्ने की पेड़ी, है ना। इसको बोलते हैं यहाँ पर केवल बोलते हैं पेड़ी, लेकिन किसका पेड़ी, ये गन्ने का। तो इसलिए इसका नाम हो जाता है गन्ने की पेड़ी के नाम से इसको जानते हैं। समझ गए। तो गन्ने के कटाई के बाद उसका बचा हुआ शेष भाग, बचा हुआ शेष भाग को क्या बोलते हैं, पेड़ी के नाम से जानते हैं, या गन्ने की पेड़ी के नाम से जाना जाता है। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे पास नए नए शाखाएं यहाँ से और निकलेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं गन्ना कैसा होता है, आंखें युक्त होते हैं। गन्ने कैसे होते हैं, आंखें युक्त, अर्थात इसमें गांठें पाए जाते हैं, और इस गांठों में जो है इस तरह से इसमें उभार नुमा पाया जाता है, जिससे नया फसल या नए पौधे की प्राप्ति होती है। तो ये आंखें युक्त होता है, तो इसी कारण इसमें भी आंखें पाए जाएंगे। तो इसके आंखों से भी क्या निकलेगा, नए पौधों का विकास इसमें जो है वो होगा। तो इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं कि गन्ने की पेड़ी से कैसे नए पौधों का विकास इसमें होता है, और इसको किस तरह से प्राप्त किया जाता है, एवं इसकी उपज किस तरह से प्राप्त होगा, इसके बारे में भी आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए, तो बोलते हैं गन्ने की पेड़ी के लिए आवश्यक कर्षण क्रियाएं। आवश्यक कर्षण क्रियाएं क्या क्या होगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कर्षण का मतलब क्या होता है। कर्षण का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास भूमि है, तो भूमि में जितने भी एक्टिविटी होगा, जितने भी एक्टिविटी, चाहे उसमें निंदाई हो, कुड़ाई हो, जुताई हो, या आपके रोपा लगाए हो, या आपके बीज को डालना हो, जितने भी क्रियाएं होती हैं वो सारा कहलाता है हमारा कर्षण क्रियाएं कहलाता है, या इसी को बोलते हैं भू परिष्करण कहते हैं। ठीक है, तो कर्षण क्रियाओं का अर्थ होता है भूमि की तैयारी से लेकर उपज प्राप्ति तक जितने भी भूमि में प्रक्रियाएं या क्रियाएं किए जाते हैं, वो सारा चीज हमको कर्षण क्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, चाहे आप उसमें जुताई कराएं, या उसमें निंदाई कराएं, या कोई भी चीज कराएं, या कटाई, जब तक आपकी उपज प्राप्त होकर हमारे जो खेतों से नहीं आएंगे, तब तक की जो क्रिया है वो सारा कर्षण क्रिया इसमें कहलाते हैं। तो कर्षण क्रियाओं के आवश्यक कर्षण क्रियाएं गन्ने की पेड़ी के लिए क्या क्या है, तो देखते हैं। पहला, गन्ने की उपयुक्त जाति की बुआई। गन्ने की उपयुक्त जाति की बुआई, जैसे हमने पहले मुख्य रूप में जब हमारा खेत पूरी तरह से साफ था, तो हमने जो उसमें जाति लिया, तो कुछ ऐसे जातियों को लिया जाए जिससे उसका जो पेड़ी है वो भी उतने ही लाभदायक हो, जितना उसका पहले बार फसल लिया गया उतना लाभदायक हो। जैसे कि हमने मुख्य ले लेते हैं ना, मुख्य ले लेते हैं। जब हमने खेत हमारा साफ था तब हम उसमें लगाए थे, तो मुख्य गन्ना था। उसके बाद इसको छोड़ने के बाद क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर पेड़ी प्राप्त हुए। तो इस पेड़ी के आने तक, मतलब ये दोनों गन्ना और गन्ने की पेड़ी दोनों को
उत्पादन या दोनों की जो उपज है उत्पादन हमको अच्छे से प्राप्त हो, इसके लिए जो है उपयुक्त जाति की बुआई करना आवश्यक है। ये जो मेन आपका जो मुख्य रूप से जब बोए हैं तो इस समय उपयुक्त जाति का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इसमें आपने कुछ भूल किया तो आपका पेड़ भी सही से नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको मुख्य रूप से जब उसमें उगाते हैं तो पहली बार जब उगाते हैं तो उस समय आपको सही जातियों का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसमें से कुछ जाति हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे CO1148, उस तरह से है CO1158 और उस तरह से COS767 और उस तरह से COS802। ये जो है हमारे पास कुछ उपयुक्त जाति है जो कि गन्ने एवं गन्ने के पेड़ के लिए दोनों के लिए आवश्यक होता है, दोनों की जो उपज है अच्छे से हमको प्राप्त होती है। फिर उसके बाद देते हैं दूसरा नंबर, पहली फसल को काटने में सावधानी। पहली फसल को काटने में सावधानी अर्थात आपने मुख्य जब लिया था, पहला फसल लिया था तो उसको काटते समय सावधानी का भी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने उसको जैसा का तैसा उसमें काट दिए तो उसमें क्या होगा, इसमें भी क्या पाया जाए, आंखें होना चाहिए, गांठे आंखें होना चाहिए आपके पीढ़ी जिसमें छोड़ रहे हो। अगर आपने उसमें उसके आंखों को या उसके जो गांठों को डैमेज कर दिए तो वहां से आपका पीढ़ी भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे, पीढ़ी भी अच्छे से उसमें प्राप्त हो नहीं होगा। तो इसीलिए जब हमने पहला उपज जो हमारे पास आता है, पहली फसल जो आती है, उसको काटते समय सावधानी रखना बहुत ही जरूरी होता है। उसके जो नीचे का जो गांठें होती है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसको काटने का कुछ समय हमारे पास है, तो फरवरी से मार्च के प्रथम सप्ताह तक, इसमें ये सप्ताह होगा जी, मिस्टेक हो गया है, सप्ताह तक इसको जो है काट देना चाहिए। या तो फरवरी से मार्च के प्रथम सप्ताह, या तो फरवरी के प्रथम सप्ताह पे या तो मार्च के प्रथम सप्ताह पर इसको जो है वो काट लेना चाहिए, आपके मुख्य वाले को काट लेना चाहिए, जिससे जो पीढ़ी है उसको भी उपयुक्त समय मिल सके एवं उपयुक्त धूप भी मिल सके। अब धूप का इसमें जिक्र हुआ तभी आएगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो बोलते हैं आप खेत की सफाई, और उसके बाद तीसरा नंबर बोलता है खेत की सफाई। जब हमने फसल को लिया था, यानी कि पहले फसल को लिए थे, तो उसमें गन्ना जो है एक्चुअल में पत्तेदार होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें पत्ते निकलता है। तो पत्ते जब उसमें पीला पड़कर जब मृत होंगे तो वहीं पर भूमि पर वो रहेगा, तो उसकी सफाई भी हमको करनी आवश्यक होती है। उसको जलाना नहीं है, हमको वहां से उसको निकालना है, ठीक है। तो खेतों की सफाई भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपने खेतों की सफाई अच्छे से किया तो वहां की जो मिट्टी है उसको भी क्या मिलेगा, धूप भी मिलेंगे अच्छे से। अब उसके बाद आता है हमारे पास मेड़ों को तोड़ना। उसके बाद क्या आता है इसमें, मेड़ों को तोड़ना। जैसे हमने गन्ने की खेती के बारे में जब हमने पढ़े थे, वहां पर क्या था, मेड़ को चढ़ाने, मिट्टी चढ़ाना की प्रक्रिया था। तो जब हमने क्या किया था, ये जो है इसके ऊपर हमने मिट्टी को इस तरह से जब चढ़ाए थे, इसके ऊपर में हमने इस तरह से मिट्टी को जब इसमें चढ़ाए थे तो कैसा होगा, ये भी इधर से ऐसा होगा तो मिट्टी कैसा हो जाएंगे, यहाँ पर वो ठोस हो जाएंगे, ठोस हो जाएगा वो। तो ठोस होने के कारण हमको मेड़ों को तोड़ने की भी जरूरत होती है। जब तक हम इसके मेड़ों को तोड़ेंगे नहीं तो इसमें जो है वो धूप जो है अच्छे से इंटर नहीं कर पाएंगे, या यहाँ पर जो है रंध्रावकाश की जो मात्रा होगा वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि धूप जब यहाँ पर इंटर करेगा तो अंदर में कुछ कीड़े मकोड़े या दीमक है वो भी नष्ट होगा। साथ ही साथ इस पे जो है आपका धूप भी अच्छे से जाएंगे, जिससे इसके जो जड़ है, पेड़ की जो जड़ है उसको अच्छे से क्या मिलेगा, गैसों का आदान प्रदान होगा एवं पानी भी उसको अच्छे से मिलेंगे। तो इसी कारण इसको मेड़ों को तोड़ना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सिंचाई। उसके बाद क्या है, सिंचाई। तो सिंचाई की उतनी ज्यादा इसको आवश्यकता नहीं होती है, जब आवश्यकता हो तब इसकी सिंचाई करने का आवश्यकता। जब हम मेड़ों को तोड़ते हैं तो मेड़ों को तोड़ने के बाद कुछ दिन बाद इसमें जो है सिंचाई करते हैं, एक बार सिंचाई करते हैं, तो ज्यादा इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फिर उसके बाद है खाद। उसके बाद देखेंगे हम लोग खाद। तो खाद को इसमें जो है कैसे देंगे, क्योंकि हमने इसमें भूमि को तो तैयार नहीं कर रहे हैं, भूमि ऑटोमेटिक हमारा तैयार किया हुआ था, फसल हमारे लगे हुए थे, हमने काट कर केवल वहीं से फिर से उगा रहे हैं। तो इसमें खाद जो हम देंगे, तो इसमें खाद देने की जो विधि है वो थोड़ा सा अलग होगा इसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप ड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे, टॉप ड्रेसिंग के रूप में देंगे। अर्थात इसको जो है, इसको जो खाद है इसको पानी में घोलकर सीधे पौधों में इसको दिया जाएगा, ठीक है। पानी में घोलकर सीधे पौधों में, इसकी जड़ों में इसको डायरेक्ट दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें वहां पे मिट्टी को पूरी तरह से फिर से समतल करें, खेत को जुताई करें, ऐसा नहीं, इसमें तो हमारा पेड़ ही नष्ट हो जाएगा।
तो पहले पीढ़ी है उसमें इसको टॉप ड्रेसिंग के द्वारा इसको दिया जाता है, जिससे उसको अच्छे से उसमें मिल सके। और इसके लिए खाद है हमारे पास लगभग 180 से 200 केजी नाइट्रोजन को प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है दिया जा सकता है। तो इसको एक बार में नहीं देते हैं, इसको अलग अलग बार में इसको दिया जाता है। अब एक चीज और इसमें आता है क्या, जब हमको पेड़ी भी लेना है तो मुख्य फसल जब उसमें हम लोग लेते हैं तो पहली फसल के समय जो पोटास और जो नाइट्रोजन बोलता हूँ, पोटास का जो मात्रा वगैरह रहता है और कंपोस्ट खाद की मात्रा उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके रखते हैं ताकि बाद में भी हमारा काम आ सके, जिससे इसकी उपज जो है हमको 2 एरियाज में देखने को मिलेगा। पहला देखेंगे हम उत्तरी भारत में और दूसरा देखेंगे दक्षिणी भारत में। तो उत्तरी भारत में जो इसकी उपज है लगभग कितने मिलता है, 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमको मिलता है उत्तरी भारत में, ठीक है। और दक्षिणी भारत में कितना हो जाता है, 550 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हमको प्राप्त होता है। तो अलग अलग भारत के एरिया में अलग अलग इसकी उपज हमको देखने को मिलता है। अब आएगा इसमें कीटों का नियंत्रण, कि इसमें कीट का नियंत्रण किस तरह से करते हैं। तो आता है इसमें दीमक व जड़बेधक। दीमक व जड़बेधक के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गामा BHC 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको दिया जाता है। गामा BHC पाउडर को जो है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें तना का बेधक, क्योंकि ये तने वाले होते हैं और यहीं पर क्या पाया जाता है, हमारा जो मेन चीज है इसका रस वही होता है ना। तो इसके लिए अगर तने में छेद हो जाएंगे तो क्या होगा, अंदर पूरा सा रेड रेड हो जाएंगे, जिसके कारण से हमको सही से रस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए रोकथाम के लिए 5% आपका क्लोरेडेन की जो है 30 kg प्रति हेक्टेयर के दर से इसको जो है छिड़काव किया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास शीर्ष बेधक। शीर्ष बेधक का अर्थ यह है जो अग्रस्त उसकी कलिका है। जैसे हमारा ये पौधा है तो पौधे में जो है कैसा होता है, शीर्ष मतलब इसकी जो अग्रस्त कलिका ये वाला रीजन, फिर आगे जाएगा तो इसकी और ये वाला रीजन। तो इसमें क्या करते हैं, अगर वो शीर्ष बेधक हो जाएंगे तो उसमें भोजन सही से नहीं पहुंचेगा, तो उसकी बढ़वार भी सही से नहीं होगा। तो इसके रोकने के लिए आपका 1.5 लीटर एंडोसल्फान को जो है आपका 1000 लीटर पानी में घोलकर इसको दिया जाता है। टॉप ड्रेसिंग के थ्रू ही इसमें डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका गुरदासपुर बेधक के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 0.15% थायोडान 35 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर इसको भी दिया जाता है। फिर है यहाँ पर है आपका देखते हैं पायरिला मक्खी। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपका है मेलाथियान 25 EC को जो है आपका 1.25 लीटर को 800 लीटर पानी में घोलकर इसको जो है वो छिड़काव किया जाता है। और साथ ही साथ है इसमें रोगों का नियंत्रण। तो रोगों के नियंत्रण के लिए जैसे कि आता है आपका गन्ने की लाल सड़न के लिए आपका जो है एरिडान या जो है आपका यह लाल 0.5% घोल को जो है 5 मिनट तक डुबाकर इसमें रख देते हैं। फिर इसके बाद इसको क्या करते हैं, बुआई करते हैं। ये पहला जब फसल हम लेते हैं उस समय इसको प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से हमको एक चीज देखने को ये मिलता है कि गन्ने के पेड़ में हमारा बहुत सारा चीज जो है इसमें बचत होता है। पहला क्या बचत होगा, श्रम की बचत होगा, क्योंकि अगर हमने गन्ने के पीढ़ी ले रहे हैं तो मुख्य में जो हमने श्रम दिए थे उतना ही श्रम में वो हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज इसमें होगा हमारा जो पैसे की बचत होंगे। तीसरा चीज होगा हमारे पास इसमें हमको जो है खेत को तैयार करने की जरूरत नहीं होगा। चौथा चीज इसमें होगा हमारा क्या, कि इसमें हमको फसल की बुआई करने की भी आवश्यकताएं नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक हमारे पीढ़ी तैयार रहेंगे, वहीं से वो क्या होगा, नए पौधे का ग्रोथ होगा। तो इस तरह से इसमें जो गन्ने की पीढ़ी है उसमें बहुत ज्यादा हमको फायदे देखने को मिलता है। तो आजकल जो है साइंटिफिक तरीके से इसको जो है बहुत ज़्यादा सफलता पूर्वक किया जा रहा है, क्योंकि इससे हमको एक बार के बीज में जो है हमको 2 फसल इसमें आराम से हमको प्राप्त हो जाता है। और उतने ज़्यादा जो है इसको देखभाल की एवं जो है प्रिवेंशन की आवश्यकताएं नहीं होती है। केवल आपको अच्छे से जातियाँ एवं जो रोगों के और कीटों के नियंत्रण के लिए जो है आपको बस सावधानी इसमें रखना है, फिर आपका जो उपज अच्छे से इसमें प्राप्त हो जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो गन्ने के पीढ़ी पर। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।